नमस्कार, दिस इज सुभाषु रंजन, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रायगढ़ एम्पायर में। तो मैं आज एनालाइज करना चाहूँगा बीजेपी का जो गुजरात का जो इलेक्शन हुआ है और हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हुआ है, उसमें बीजेपी को और कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुजरात में बीजेपी को 156, कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5 और अदर के खाते में 4 सीटें आई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात के इलेक्शन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को इतनी सीटें आई हैं। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 25, कांग्रेस को 40, आम आदमी पार्टी को 0 और अदर्स के खाते में 3 सीटें आई है। तो हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन है, जो वहाँ की ऑडियंस, जो वहाँ की जनता है, मतलब पार्टियाँ बदलती है। और गुजरात का ये हाल है कि 27 साल से वहाँ पे गुजरात में बस बीजेपी ही राज कर रही है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग जनता रहती है, अलग अलग प्रकार से सोचते हैं वहाँ के लोग। और मैं इसी के बारे में आज बात करना चाहूँगा कि चुनाव इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने देश से क्या कहा है, और मैं अपने तरीके से को बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसा एनालाइज किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो मोदी जी दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं और संबोधन करना स्टार्ट करते हैं। वो संबोधन करना स्टार्ट ही करते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय। और ऑडियंस की तरफ से जवाब आता है कि मोदी, ऑडियंस की तरफ से यानी कि जनताओं की तरफ से ये जवाब नारे लगाए जाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन यहाँ पे मोदी जी जय श्री राम अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब वो यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब गुजरात का जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो मोदी जी जय श्री राम, राम रावण, ये सब चीज़ चलता है, लेकिन क्योंकि वो उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी की वर्कर है। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया है तो वो बीजेपी की वर्कर नहीं, अब वो प्रधानमंत्री है देश के। तो वो स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ कि प्रधानमंत्री ने देश से क्या कहा और उसका मतलब क्या निकलता है। उसका मतलब क्या निकलता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको मैं कैसे समझाऊँ अपने तरीके से। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम हारे हैं, हिमाचल प्रदेश में हम हारे हैं, लेकिन 1% से भी कम वोट शेयर से हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हारे हैं। चलिए ठीक है, आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास का के राजनीति को ही है, मतलब 25 साल तक। क्योंकि गुजरात में वो इलेक्शन जीत गए, हिमाचल प्रदेश में बोल रहे हैं कि मैं हारा हूँ, हम बीजेपी वाले हम हारे हैं, लेकिन वो पूरा ध्यान दे रहे हैं गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 156 सीट आई है 182 में से। तो आने वाले 25 साल तक हम ये राज करेंगे। अब जैसे कांग्रेस का जब रूल था गुजरात में था और देश में था, जैसे कांग्रेस राज कर रही थी उसी रास्ते में अब मोदी जी हैं, क्योंकि उसी रास्ते में, क्योंकि वो उनका बीजेपी का, मोदी जी का भी मकसद ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। चलिए ठीक है, 25 साल तक विकास की राजनीति चलेगी, यानी कि बीजेपी ही आएगी वहाँ पे। और जो बीजेपी को वहाँ पे जन समर्थन मिला है, दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी को जो वहाँ पे जन समर्थन मिला है वो युवाओं की वजह से मिला है। युवा अब हर वर्ग के होते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी, ये सब के कारण हम चुनाव को जीते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे और जब वो बीजेपी का ऐसा रहता है कि जब कोई नेता और आगे बढ़ता है तो वो ये सब चीज़ बोलने लगता है, गरीब, दलित, वंचित, क्योंकि सब हर वर्ग के लोगों को, ST SC हो, जनरल हो, आदिवासी हो, या और भी ब्राह्मण में जनरल वाले हो, उनको सीट देते हैं। तो अब वो सब नहीं बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब उनके जो शब्द है उसमें सब नहीं आ रहा है, एक एक करके आ रहे हैं कि दलित, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, ये सब वो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद में जो विराजमान नरेंद्र मोदी है, उनको ये सब चीज़ क्यों बोलना पड़ रहा है? सब भी तो बोल सकते हैं।
अब वो उनका सबका साथ सबका विकास कहाँ गया, जो वो गुजरात मॉडल चला रहे थे अपना, जब वो मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के बाद उनके ये शब्द क्यों बदल गए कि सबको बोले, और अगर गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी हैं तो इसमें मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम भी बोल देते, मुस्लिम भी बोल देते, सब कुछ बोल देते। जब ट्रिपल तलाक में जब वो आए थे भाईजान, उनके जो न्यूज़ में चल रहा था मोदी भाईजान, ये सब जो चल रहा था, अब इसमें मुस्लिम कहाँ है? या तो सब कुछ बोले और मुस्लिम भी बोले, या तो हिंदू ही बोले बाल ठाकरे जैसे। जब वो बाल ठाकरे जैसे संबोधन करते तो हिंदू ही बोलते थे। और जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो सब बोलते थे। तब नहीं था ये गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित। चलिए ये बोलते बताते बताते बहुत टाइम निकल जाएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। अब गुजरात में तीसरा ये है, गुजरात ये लोगों ने भाजपा को, गुजरात में लोगों ने भाजपा को इसलिए वोट दिया क्योंकि वहाँ के लोगों या वहाँ के युवा, युवा शब्द थे उनके, वहाँ के युवा तक फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, युवा वर्ग भी बोल दिए, और गरीब, दलित जल्द से जल्द तक सुविधाएं पहुँचती है। वो कौन सी सुविधाएं अपन आते हैं उसमें, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। लोगों ने, उनके शब्द हैं, लोगों ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया है, लोगों ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया है क्योंकि बीजेपी बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। अब बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले क्या क्या हैं? नोटबंदी, जीएसटी, और जो विदेश में जाके विदेश नीति, मतलब आज तक के इतने से इतने खतरनाक जो फैसले हैं जिसकी वजह से देश आज इतने बड़े कर्जे में है, बहुत बड़े कर्जे में। उनका आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन एक एक आदमी के ऊपर, एक एक भारतीय पर आज बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिसकी जिक्र मैं नहीं करूँगा। और अभी और क्या क्या मुसीबत आने वाली, जो आगे और क्या संकट आने वाला है। गुजरात में तो जीत गए, लेकिन बाकी जगह भी और भी इलेक्शन है। अगले साल छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, और भी इलेक्शन है। तो आगे देखते हैं कि बीजेपी की लहर सिर्फ गुजरात में ही है या पूरे देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का बढ़ता समर्थन जन आक्रोश है क्योंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है जनता। परिवारवाद मतलब कांग्रेस के खिलाफ है, और भ्रष्टाचार मतलब केजरीवाल के खिलाफ है। चलिए ठीक है। गुजरात से वादा किया था, मोदी जी ने गुजरात से वादा किया था, है ना। उन्होंने देश से भी कुछ वादा किया था जिसको निभा तो पा नहीं रहे, और गुजरात से वादा किया था। गुजरात से क्या वादा किया था कि इस साल का रिकॉर्ड, इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा, नरेंद्र का रिकॉर्ड। जो भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के नए सीएम हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं नया मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ दिया। और हिस्ट्री भी क्रिएट हो गई। बिहार इलेक्शन में जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, ठीक है, आशीर्वाद दिया। कोरोना के संकट जो था उसको वो जब खत्म हुआ, कोरोना का संकट खत्म हुआ, यानी कि जो लॉकडाउन था, उसके बाद यूपी का इलेक्शन हुआ, गोवा का इलेक्शन हुआ, असम का इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड का इलेक्शन हुआ, मणिपुर का इलेक्शन हुआ। एक के बाद एक जनता ने बीजेपी को चुना। चलो ठीक है, चुन लिया, वहाँ पे भगवा छा गया। जो भारत है वो अपने विकसित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विकसित देश जिसको बोलते हैं, अभी विकास हो रहा है, फिर विकसित होगा, आगे बढ़ रहा है। तो लोगों का भरोसा सिर्फ बीजेपी पर है। अब मुझे एक बात बताइए, विकसित हो रहा है, चलिए मान लिए,
तो भी एक प्रधानमंत्री 8 साल से जब है तो उसको गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित सब कुछ अलग अलग क्यों होना पड़ रहा है और बताना क्यों पड़ रहा है कि विकसित हो रहा है तो सबको दिख रहा है। और इतने टाइम तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद, देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद, आज ये स्थिति आज भी गरीब वाली क्यों है? गरीबी क्यों बढ़ रही है? और ये जब इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे तब भी उन्होंने एक ही नारा लगाया गरीबी का, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। तो जब नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री, उनके राज में भी नरेंद्र मोदी खुद गरीब गरीब की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं। यानी कि उनके समय में वो स्थिति थी, इनके समय में वो स्थिति है। उनके समय में भी काम नहीं हुआ, इनके समय में भी काम नहीं हो रहा है। और जो विकास हो रहा है वो प्राइवेटाइजेशन के कारण हो रहा है कि कोई बिजनेसमैन है अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग रोजगार दे रहे हैं, तो इनका क्या संबंध? अगर देश के जवान पाकिस्तान को मारते हैं या किसी को भी घर में घुस के मारते हैं तो जवानों की दम है ये। इसको बीजेपी या मोदी जी अपने कैंपेन में क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो इनका मैन्युफेस्टो रहता है, घोषणा पत्र जो रहता है, उसको फुलफिल करें, ये उसको इस्तेमाल करें। जब इलेक्शन आता है तो जवान के पीछे छुप जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री उनको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। मेरा तो एक ही सजेशन है इस देश का नागरिक होने के नाते कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है। देश पर जो भी संकट आता है तो जनता का भरोसा सिर्फ बीजेपी पर होता है। 5 पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से परिवार खपते हैं, तब जाकर ये दल बना है। खपे हैं 5 पीढ़ियां, यानी कि जो आरएसएस था, जो हेडेवर गोलवारकर जी थे, उन्होंने कड़ी तपस्या की, देश के लिए एक विजन छोड़ा, तब जाकर आज ये स्थिति आई है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी आरएसएस का हूँ, है ना। मैं भी आरएसएस का हूँ। मैं भी राजनीति उतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ। धीरे धीरे समझ में आएगी मुझे कि क्या राजनीति रहती है, क्या इनका उद्देश्य है। बहुत सारी मुझे भी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो लेकिन कुछ एक चीज़ इतनी हावी हो गई है अभी देश में, नरेंद्र मोदी जी। एक ही संकट है, नरेंद्र मोदी जी। जब भी देश में संकट होता है, आपके होते हुए संकट आ कैसे रहा है? जब भी संकट होता है, 8 साल से आप देश में राज कर रहे हैं, आपके होते हुए संकट कैसे आ रहा है जी? एक बात तो बता दें, आपके होते हुए संकट कैसे आ रहा है? चलिए ठीक है, संकट आ रहा है कि आप ही ला रहे हैं संकट को? आप ला रहे हैं फिर तो भाई भगवान बचाए इस देश को। बीजेपी की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, नल से जल, मुफ्त भोजन, इंटरनेट, ऐसे फैसिलिटी में फोकस किया है। देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि मुफ्त में दिया है बीजेपी ने देश को, ये दिया है मुफ्त में, बैंक में खाते खुल गए, मुफ्त इलाज हो रहा है। मुफ्त में हो रहा है तो आप केजरीवाल को क्यों बोल रहे हैं कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा? यानी कि जो आपका चीज होता है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए होता है। इलेक्शन में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। अरे जय श्री राम को आपने कभी जाना है? अब राम की बात करते हैं। बीजेपी ने कभी श्री राम को समझा है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए यूज करते हैं और झूठ बोलते हैं, जनताओं को धोखा देते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले की राजनीति में ऐसे फैंसी विकास माना जाता था, इसे फैंसी विकास माना जाता था, इसलिए आज ईमानदारी से प्रयास किया। एक और बात बोल दी आपने ईमानदारी से।
अरे ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं तो आप केजरीवाल को क्यों बोल रहे हैं कि ईमानदारी के चोला पहन के घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं? और आपको कैंपेन करने की क्या जरूरत है भाई? बीजेपी की तरफ से आपने गुजरात में इतने साल काम किया है, आपने गुजरात में इतने साल काम किया है तो लोगों को भरोसा होगा आप में। आप कैंपेन नहीं करेंगे तब भी बीजेपी आपको वोट देगी। आप कैंपेन करने में क्यों तोले हैं, क्यों तोले हैं? चलिए ठीक है, आप बीजेपी के वर्कर के नाते आप जाते हैं, हाँ बीजेपी के वर्कर के नाते जाते हैं, चलिए। लेकिन आप जब बीजेपी के वर्कर के नाते जाते हैं तो हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं, ये सब लेके जाते हैं, पूरी सरकारी सुविधाएं लेके बीजेपी इस इलेक्शन में इतने सारे पैसा फेंकती है, तब जाके रिकॉर्ड टूटते हैं, तब जाके रिकॉर्ड टूटते हैं। ऐसे थोड़ी ना रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्या कहा उन्होंने? भारत की गरीबी कम हो रही है। अच्छा, पक्का? चलिए ठीक है, मान लिया। देश ने लास्ट 8 सालों में आधुनिक सुविधा पर बल दिया है। देश ने पिछले 8 सालों में आधुनिक सुविधाओं पर बल दिया। आप देखते हैं सुविधा है, रोड हो, रेल हो, सोलर पावर हो, ये सब में बल दिया है। अब मेन मज़ेदार चीज़ चालू होती है, मेन चीज़ है वो चालू होती है कि प्रधानमंत्री बोलते बोलते क्या क्या बोल जाते हैं, पता नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि जो जो लिखा रहता है वो बोल देते हैं। थोड़ा टाइम निकाला करिए, थोड़ा अध्ययन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। ST SC की इलेक्शन में 40 सीट आकर्षित है, आकर्षित नहीं आरक्षित है। 40 में से 34 सीट बीजेपी ने मेजोरिटी से जीती है। वाह, आपने फिर बात कर दिया ST SC आदिवासी की। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि आरक्षित सीट, मतलब कहना क्या चाहते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मोदी जी क्या क्या बोलते रहते हैं, माइक जब उनको मिलता है तो कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलने ही। ST SC मतलब प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष को बोले वो चलेगा, होम मिनिस्टर को भी नहीं बोलनी चाहिए, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी नहीं बोलनी चाहिए। आज आदिवासी बीजेपी को अपनी आवाज़ मान रहे हैं, आदिवासी बीजेपी को अपनी आवाज़ मान रहे हैं गुजरात के अंदर। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा है और छिड़ेगा, इलेक्शन से पहले भी छिड़ेगा। तब देखते हैं कि बीजेपी का भरोसा, अब बीजेपी वाले भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। इन बदलाव को देश में महसूस किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी महसूस किया जा रहा है, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये बीजेपी ही है जिसको पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिले। हाँ, ये बीजेपी ही है, मतलब देश में आज तक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं मिले थे, अब आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने देश को दिया है। चलिए वो तो सच है ना। बीजेपी आदिवासी के साथ है, ठीक है भाई, आदिवासी के साथ है बीजेपी, आकर आदिवासी के साथ है। तब भी इतनी गरीबी बढ़ रही है ना, तब भी महिला के साथ है बीजेपी, महिला के साथ भी है बीजेपी। स्मृति ईरानी है, जब भी महिलाओं की बात होती है, जब बीजेपी लड़ नहीं पाती तो स्मृति ईरानी को आगे कर देते हैं, फिर वो लड़ती है ऐसे ऐसे करके सबसे। ठीक है, भूपेंद्र पटेल, अब ये बोल दिया कि भूपेंद्र पटेल 20 लाख वोट से जीते हैं, 20 लाख वोट से जीते हैं। ठीक है भाई, जीते होंगे, मैं उनको तो अपना छत्तीसगढ़ देखना है, वो जीते होंगे। हमारे सहन शक्ति को बढ़ाना है, हमारे सहन, अभी जीते हैं, हमारे सहन शक्ति को बढ़ाना ही क्या है भाई? सेवा भावना से जीतना है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे थे। हमें अपनी सहन शक्ति, कौन सी सहन शक्ति? आगे देखते हैं। 2002 के बाद विशेष रूप से मिली मेरी धज्जियाँ उड़ाई गई और जिसमें मुझे फ़ायदा हुआ है ना। मतलब जो गुजरात का 2002 कम्युनल राइट्स था, उसमें मेरी धज्जियाँ उड़ाई गई। ठीक है, मुझे फ़ायदा हुआ, उसके बाद उनको फ़ायदा होना चालू हुआ। गुजरात के 2002 के बाद हिंदू लोग डर गए,
है ना। हिंदू लोग डर गए तो डर के मारे बीजेपी को वोट देते हैं कि अगली ऐसा दंगा नहीं होगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है, मोदी 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 करके तोता जैसे रटने लगे गुजरात के लोग। मुझे फ़ायदा हुआ। क्या आलोचना ने हमें सिखाया है, आलोचना ने हमें सिखाया, हाँ। कितना सीखे हो, ये सब आपके भाषण में दिखता है कितना सीखे हो आप। अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब कौन सा जुल्म बढ़ने वाला है यार? अब मान के चलिए आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। अब कौन सा जुल्म करने वाले हैं यार पीएम नरेंद्र मोदी देश पर? किस पर करने वाले हैं आप बताइए? कांग्रेस में करने वाले हैं या अपनी खुद की पार्टी में करने वाले हैं? कौन सहन नहीं कर पाएगा? क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो आप? जुल्म बढ़ने वाला है मतलब थोड़ा तो स्क्रिप्ट को देख लिया करो। आने से पहले नहा धोने के बाद थोड़ा चेक कर लिया करो। 2047 जब भारत 100 साल पूरे कर लेगा तब तक भारत विकसित हो जाएगा। अभी तो आप होने नहीं दोगे विकसित। अपना खुराफाती चीज़ करते रहोगे, इलेक्शन कैंपेन करते रहोगे, आप तो विकसित होने नहीं दोगे। जब कोई और आएगा, तब जब कोई और युवा आएगा तब विकसित हो पाएगा भाई। आपकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, अब थोड़ा सेहत में ध्यान दीजिए। कुछ का कुछ भाषण आप देते रहते हैं और पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता आप कौन क्या क्या भाषण देते रहते हो। मुझे जब आरएसएस में गया था प्राथमिक वर्ग में, तब मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया। पता नहीं आप क्यों बोलते हो ऐसा। चलिए ठीक है, मैं भी बोल बोल के काफ़ी थक गया हूँ मोदी जी के बारे में, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हमें उनसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र है, इलेक्शन से हम वोट डालते हैं, तो हमें पूछने का पूरा अधिकार है उससे। ठीक है जी, नमस्ते। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी होगी, लेकिन मैं एक देश का नागरिक हूँ तो मुझे इनसे सबसे सवाल पूछने का अधिकार है, चाहे वो केजरीवाल से हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी से हो, चाहे वो किसी से भी हो। अब एमसीडी का जो इलेक्शन जीती है आम आदमी पार्टी, अब नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर बनाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है। सबके ऊपर बोलूँगा मैं, इसको ऐसे मत लीजिए नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलूँगा, सबके ऊपर बोलूँगा। और बने रहिए हमारे साथ रंजन पर हमारे चैनल में। तब तक के लिए